आपको क्या लगता है, गोल्ड ने फेमस किया या गाली ने? वीडियो के हिसाब से लग रहा है गाड़ी ने ज्यादा फेमस किया। जब सिल्वर की खबर मिली तब कैसा मनोभाव स्थिति? मैं स्टिल खुश था। नहीं, ईरान के खिलाड़ी की गलती थी। और एक और शख्स जिसे आप बहुत मिस कर रहे थे? ऑब्वियसली मेरे पापा। जी, आप जिस भाले को फेंकते हैं पहला जेवलिन लोन पे लिया था तो और आपके लिए आपके भाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा। भाई मनदीप, हाँ, अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करता तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। पहला कॉल भारत से किसका गया था? कोच साहब के पास फोन कर दो, उनके पास मेरा फोन है, मेरा फोन मेरे को चाहिए। राहुल गांधी? ये कौन है? विनीश फोगाट है। खिलाड़ियों का राजनीति से कोई मेल नहीं ना। तमन्ना भाटिया? भैया फंसा रहे हो। भारत के अंदर एक राज्य है हरियाणा। वहाँ एक बात कही जाती है कि हरियाणा का युवा पढ़ाई से नौकरी लेने के बजाय वो स्पोर्ट्स में अपना दमखम दिखाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ज़्यादा जोर लगाता है। ऐसा ही एक शख्स जो अपने पिता की प्रेरणा से स्पोर्ट्स में कूदे। लोग बचपन में जिनका मजाक बनाते थे आज वही उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप बचपन में कोई बात सुन लेते हैं और आपके बात कोई मन में लग जाती है तो फिर आप अपना एक सपना देखते, एक विजन देखते हैं और उस विजन के बाद उसे हासिल करने के लिए पूरा दम लगा देते हैं। हरियाणा में एक कहावत ये भी है कि जहाँ दूध दही का खाना से वह भारत में हरियाणा से एकदम देसी अपने अंदाज के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बचपन में सपना देखा और आज वो देश के द गोल्डन बॉय हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेवलिन में गोल्ड मेडल भारत के लिए लाने वाले नवदीप सिंह जी। सर, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला रिएक्शन अक्सर लोग आपसे वही पूछते होंगे, लेकिन मैं कुछ हट के पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पेरिस ओलंपिक का सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? टोक्यो के बाद से पेरिस के लिए शुरुआत कर दी थी और अभी पेरिस के बाद लॉस एंजलिस की शुरुआत कर दी है। तो क्योंकि विजन ओलंपिक का रहता है, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई मंच नहीं है, पैरालंपिक से बड़ा हमारे लिए कोई मंच नहीं है। तो जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है उसके बाद ही हम आगे का सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे का सोचना ज़रूरी है, पीछे का सोच के हम नहीं बैठ सकते। जी, आपकी बातें बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं। मतलब बचपन से ही आप वैसे थे कि बचपन में कुछ और कहानियाँ थी आपकी? नहीं, ऐसा अलग तो नहीं था। बचपन मेरा भी जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं, जब साथी दोस्ती अलग अलग प्रांत के जब हम एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि बचपन में हम ये करते थे, तो तकरीबन सिमिलर ही रहता था। सभी खिलाड़ियों का आई थिंक सिमिलर रहता होगा, तो तकरीबन बराबर ही रहता है। ऐसा कुछ अलग नहीं है, बट हाँ, मैं सीखता था। सीखने की इच्छा मेरे मन में थी बचपन से ही, अलग अलग नई चीज़ें सीखने की, और आज भी वो इच्छा मैं मेरे अंदर रखता हूँ। अवार्ड सेरेमनी से पहले एक खबर भारत आती है कि नवदीप को सिल्वर मिल रहा है, लेकिन जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो गोल्ड मिलता है। जब सिल्वर की खबर मिली तब कैसा मनोभाव स्थिति थी, और जब गोल्ड का सुना तो कैसा लगा? क्या ईरान के खिलाड़ी कोई गलती कर गया या आपकी शिद्दत ज़्यादा थी? नहीं, ईरान के खिलाड़ी की गलती थी और आई थिंक वो आईपीसी रूल के खिलाफ था। और पर जब सिल्वर की खबर आई थी मैं स्टिल खुश था, क्योंकि मैं काफ़ी पिछले इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट किया था। मैं मेरा पर्सनल बेस्ट से ज़्यादा खुश था कि मैंने 3 से 4 मीटर मेरा पर्सनल बेस्ट किया है। और फिर सोने पर सुहागा, फिर गोल्ड में तब्दील हो गया। तो उसके बाद और ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं देश का राष्ट्रगान बजेगा, तो उसके लिए और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी। जी, जब आप अपना खेल रहे थे तो पहला आपका फाउल हो गया था, कुछ ने? हाँ, वो पहला फाउल हो गया था और मेरे को लगा था कि हाँ, आज बॉडी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वार्म अप थ्रोज जब मिलते हैं, 2 वार्म अप थ्रोज मिलते हैं, उसमें मैं बहुत कम फेंक रहा था। ऐसा कहते कोच साहब ने बहुत डांट लगाई थी, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट थ्रो किया
वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नहीं नहीं नहीं, डांट नहीं लगाई थी, बल्कि मैं खुद भी, अगर आप देखोगे जब मेरा पूरा कंपटीशन देखोगे, हाँ। तो मैं पहली थ्रो फाउल करके हंसते हुए उठ के गया था लाइन से, क्योंकि मैं लाइन के ऊपर ही गिर ऊपर गया ही था। गिरे थे। हाँ, तो मैं हंसते हुए उठ के गया था और अपने आप को बोल रहा था ये क्या पागलपंती किया तूने। क्योंकि हमारे में ये बोलते हैं कि अगर पहला थ्रो फाउल कर दिया तो आपके पास सिर्फ 5 ही चांस बचे। तो मतलब वो ऐसा होता है कि सिर्फ अब 5 ही रह गया, 5 थ्रो का खेल है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहला थ्रो हम मेजर करवाएं, कैसे भी, कितना भी, जितना भी रहेगा वो मेजर करवाएं। बट दूसरे में जब मैं गया कोच के पास, कोच ने बोला कि फाउल कितना हुआ, मैं कहा सर थोड़ा सा ही हुआ, बस लाइन के ऊपर ही गिरा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक स्टेप और पीछे कर ले, उधर से वो एक स्टेप कम हो जाएगा, और वही हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने रिकॉर्ड तोड़ा? जी। उसके बाद फिर फाउल हुआ था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा रिकॉर्ड नहीं, हाँ शायद रिकॉर्ड तोड़ा था आपने? नहीं, पर उसमें ईरानी पहले मेरे से ज्यादा मार चुका था। तो मैंने 46 जब लगाया था तो मेरा पर्सनल बेस्ट हो गया था। तो और तीसरा थ्रो भी मेरा 47.32 था, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग और गोल्ड मेडल का थ्रो था। तो मतलब तीसरा जो आपका थ्रो था उसने गोल्ड दिलाया? जी। और फिर फोर्थ थ्रो मैंने फाउल किया, फिफ्थ थ्रो मैंने 46.02 लगाया, और छठा फिर फाउल किया। जब आपको गोल्ड मिला जी, तो देश का राष्ट्रगान बज रहा था जी। उस वक्त पूरा दुनिया ये जान रही थी कि इंडिया को पैरालंपिक के जैवलिन में जी गोल्ड मिला है। जी। नवदीप को तब तक लोग नहीं जान रहे थे जी। भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे जी। उस वक्त जाहिर तौर पर पूरा देश आपके जहन में होगा, और एक और शख्स जिसे आप बहुत मिस कर रहे थे, कौन? हाँ, ऑब्वियसली मेरे पापा, क्योंकि वो उधर उस मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं थे, और मैं चाहता था कि वो हों, मैं साथ चाहता था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो मेहनत किया था, वो परिश्रम किया था। पापा ने ये सपना बचपन में देख लिया था आपके लिए? बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी, तो कुछ वीडियोस में आप शुरू में वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद रेसलिंग कर रहे हैं, और 2017 में खबर आती है कि नवदीप ने विश्व में अपना नाम कर दिया। शुरुआत मेरी जेवलिन से ही हुई थी 2017 में। ओके। तो पहले, उससे पहले मैं रेसलिंग और मैंने रनिंग किया था इवेंट। वेट लिफ्टिंग का जो आप वो वीडियो देख रहे हो, वो जेवलिन शुरू करने के बाद का ही है। ओके। क्योंकि वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था। जी। तो और खिलाड़ी का सबसे मतलब सपना होता है ओलंपिक सबसे बड़ा मंच है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। अगर इससे ऊपर कुछ होता तो सपना, पहला सपना वही होता। तो पैरालंपिक गोल्ड मेडल सबसे बड़ी अचीवमेंट है खेल स्पर्धा की। तो आपको पेरिस में गोल्ड मिल गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, दुनिया के तमाम देशों ने हमारे राष्ट्रगान के लिए खड़े होकर उसको सम्मान दिया, आप भारत आए। भारत आने के बाद आपके अंदर बेचैनी थी किस शख्स से मुलाकात करने की सबसे पहले? देखो कि जब खिलाड़ी देश आते हैं तो जो मान सम्मान हमें देश की जनता से और हमारे पीएम सर से जो मिलने की खुशी होती है, क्योंकि हमारे आते ही वो इवेंट हो जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर हमारा वो इवेंट हो जाता है पीएम सर से मिलने का। तो एक वो एक्साइटमेंट थी कि क्योंकि पिछली बार जब मैं मिला था तो इंडिविजुअल नहीं मिल पाया था। क्योंकि मेडल नहीं था, तो इसलिए ग्रुप्स में सर ने बात किया था। तो अभी कसक ये थी कि इंडिविजुअल मिलना है। नहीं, मैंने कैप पहनाया। क्या सॉरी मतलब कैप पहनाया था, मतलब जी। आपने उनको कैप पहनाया जी, और उन्होंने आपके थ्रो हैंड पे सिग्नेचर किए थे। आप वीडियो का जिक्र किया उन्होंने, वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी जी। तो आपके पास क्या जवाब था? आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? मैंने कहा कि सर वो बस ऐसे ही जो उसमें निकल गया, ऐसी कोई इंटेंस नहीं थी। हालांकि इतना नहीं बोल पाया मैं, बट वो तो वहाँ तो ऐसे ही बोला कि सर वो तो बस ऐसे ही होगा, गुस्से में होगा। पर इंटेंस वो नहीं थी, और वो किसी के लिए भी नहीं था। एक एग्रेशन था, खुशी थी बस। नहीं, खुशी में तो ऐसा आई थिंक नहीं होता है। नहीं, ओवर एक्साइटमेंट। बस वो गुस्सा ही था। क्योंकि मेरा थोड़ा सा खेलने का तरीका, मैं खेलते टाइम सिर्फ गुस्से में रहता हूँ। अपार्ट ऑफ इससे अलग मैं काफी खुश रहता हूँ। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले जी,
बहुत लोगों का सपना उनसे मुलाकात करने का होता है। जी। क्या कुछ सीखा उनसे आपने, मतलब आपको लगा कि हमारे प्रधानमंत्री से हम कुछ सीख सकते हैं? देखो हम हर छोटी चीज़ से सीख सकते हैं और हर बड़ी चीज़ से सीख सकते हैं, पर सर से हमने सीखा कि जो वो सम्मान खिलाड़ियों को दे रहे हैं, जो सम्मान हमें जो नाम पहचान हमें देश में मिल रहा है, आज सब जान रहे हैं, तो 2 से 3 चीज़ों के बारे में मेरे से बात कर रहे हैं कि जो पीएम सर ने मेरे लिए वो मोमेंट लाइफ टाइम के लिए जो मोमेंट बनाया है वो, उसके अलावा वो वीडियो वाला, उसके बाद माँ कसम वाला, और उसी पर भी बात करेंगे। और अलग तो जो सबसे बूस्ट करने वाली बात है, क्योंकि पीएम सर को देश दुनिया सब हर कोई देखता है, तो जो सर ने सर की तरफ से जो मान सम्मान मिला है, जो खिलाड़ियों को पहचान मिली है, वो आप एक काबिले तारीफ है। आप 4 बार से लगातार चूक रहे थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप वादा करके गए थे कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा। वादा पूरा किया? कैसा लग रहा है? हाँ, वो पिछली बार जब हम मिले थे सर से, तो सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, देखो खिलाड़ी का काम होता है खेलना, और आप खेले, और उठना और गिरना तो ये तो खिलाड़ी के जीवन में आता ही रहता है। पर मैंने बोला था कि सर अगली बार मैं पक्का अच्छा टोक्यो का करूँगा। सपना पेरिस में पूरा करना है। जी, तो वो बोल दिया था कि सर मैं अगली बार पक्का अच्छा करूँगा। जी। तो वही मैं इस बार उम्मीद के साथ गया था कि इस बार अच्छा करना है। जी। चलिए अब हम आप ही की ज़ुबानी आपका सफ़र समझ लेते हैं। 2017 से शुरू करते हैं। कौन-कौन से खेल आपने खेले और किस साल कौन-कौन से अवार्ड आपने जीते? 2017 से शुरू करते हैं और मुझे आप याद दिलाइए ताकि मैं और अच्छे से याद कर पाऊँ। 2017 में 2017 में मैं यूथ एशियन गेम्स खेला, जो दुबई में हुए थे। जी। और फिर वहाँ मेडल था कौन 2000 सा मेडल था वहाँ? गोल्ड मेडल। अच्छा, गोल्ड मेडल। हाँ, जहाँ फिर 2018 में खेला, वो इंडियन ओपन हुआ था और पैरा एशियन गेम्स की ट्रायल हुई थी, वहाँ भी गोल्ड मेडल था। और फिर 2019 में मैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, उधर भी गोल्ड था। ओपन पेरिस खेला, उधर भी गोल्ड था। और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीनियर्स का पार्टिसिपेट किया था 19 में। 19 साल की कहाँ उम्र में। पर? वो दुबई में हुए थे। दुबई में, ओके। पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, वो सीनियर्स की थी, उधर पार्टिसिपेट किया था। और फिर 20 में कोरोना आ गया था, 21 में फाजा इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, उधर भी गोल्ड आया था। और फिर टोक्यो खेला था, उधर 4th फिनिश किया था। फिर 2022 में एरिज़ोना यूएसए, उधर भी गोल्ड था। मोरक्को उधर सिल्वर था। और मोरक्को के बाद फिर खेला था मैं आईवॉज वर्ल्ड गेम पुर्तगाल, उधर भी गोल्ड था। ओके, ये बात सोशल मीडिया पर कहीं नहीं है जो आज आप बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं है इसलिए। मतलब इतना नहीं पता हाँ, किसी को। तो आज न्यूज़ इंडिया के ज़रिए सब तक ये आपके अचीवमेंट्स पहुँचेंगे। उसके बाद 2022 में और नहीं, 22 में भी, 23 में फिर 23 में फिर पैरा एशियन गेम्स 4th फिनिश किया, पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 4th फिनिश किया, इंडियन ओपन गोल्ड मेडल लिया। और फिर 24 में पैरा इटली ग्रैंड प्रिक्स में 3rd फिनिश किया। और इसका पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 3rd फिनिश किया। और फिर पैरालंपिक गेम्स में ओके गोल्ड। अब 2024 में गोल्ड मिला। जी, जब पहली बार भाला को देखा था तो क्या लगा था कि यही एक दिन पहचान बनाएगा? काफ़ी एक यूनिक सा और इंटरेस्टिंग सा स्पोर्ट्स लगा था। और काफ़ी एक्साइटमेंट थी करने की, उसको फेंकने की, कि यूनिक चीज़ का और नई चीज़ें सीखने का शुरू से ही मन कर रहा है, मन हुआ है। तो शुरुआत से ही मन था कि हाँ ठीक है, पर एक मोटिवेशन नीरज चोपड़ा भाई साहब को भी लेके था कि उन्होंने भाला फेंका है तो मैं भी भाला फेंकूंगा। तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली। जी। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं ये पूछना इसलिए हूँ क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, जब आपने गोल्ड का आपको अनाउंसमेंट हुआ, आपने अवार्ड आपके हाथ में था, गोल्ड मेडल आपके हाथ में था, पहला कॉल भारत से किसका गया था? कॉल तो काफ़ी थे, बट मैंने जो पहला कॉल किया था वो घर पे मम्मी को किया था। अच्छा। हाँ, और Mama was very emotional that time.
इमोशनल खुश भी थे। और मतलब पहला कॉल वैसे तो मैंने मेरे दोस्त के पास किया था। कौन, क्या नाम है दोस्त का? उनका नाम संदीप भाई साहब हैं। अच्छा, हाँ। वो मेरे सीनियर खिलाड़ी हैं। हम्म। तो उनके पास किया था ये बोलने के लिए कि कोच साहब के पास फ़ोन कर दो, उनके पास मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन मेरे को चाहिए। अच्छा, ये बताने के लिए। तो वो किसके फोन से फोन किया था? वो वहीं के किसी ऑफिशियल, उनका नंबर मेरे को हाँ। याद था। अच्छा अच्छा, ओके। तो उनके फ़ोन से फ़ोन किया था कि मेरा फ़ोन मेरे को चाहिए, कोच साहब को बोल दो कि मेरे पास आ जाए। अच्छा, बचपन में आपने बहुत कमेंट्स सुने लोगों के, लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। अक्सर आम जिंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी में भी लोग हमको, जब हम शिद्दत से मेहनत करते हैं तो हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश की जाती है, हमको दबाने की कोशिश की जाती है, हमको लेके कमेंट किए जाते हैं। उसके बाद हम धारा को चीरते हुए एक पहचान बनाते हैं। मनदीप जी, इसके लिए हौसला कहाँ से मिलता है? मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से अपने अंदर से हो जाती हैं, या फिर कोई मैं सीख के ज़्यादा सीखा हूँ कि जब मैंने देखा है बाकी खिलाड़ी इतना लगन से लगे हुए हैं, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2004 से लेके 2021 तक परफॉर्म किया, तो ये काफ़ी एक लंबा समय है जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बताऊँ, सीमांत दीदी हैं, वो डिस्कस थ्रो करती हैं, उनका गेम करियर काफ़ी लंबा रहा है। देवेंद्र झांझड़िया भाई साहब हैं, उनका भी गेम करियर काफ़ी लंबा रहा है। जब दिखता है कि जब स्पोर्ट्स पर्सन इतना लंबा गेम, मतलब इतने लंबे समय तक गेम कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक उम्मीद में आती है कि जब सर कर रहे हैं, हमारे सीनियर खिलाड़ी कर रहे हैं, वो भी भारत से हैं, हम भी भारत से हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक वो चीज़ मद्देनज़र आती है कि जब लोग आपको मतलब कमेंट करते थे, तब आप जवाब कैसे देते थे? जवाब देते थे, खामोश रहते थे, बोले काम से जवाब दूंगा? नहीं, हाँ, मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं मन में यही सोचता था कि कोई बात नहीं, जब सफलता साथ होगी तो सब तालियां बजाएंगे। क्या बात। तो मैं उनको उधर रिप्लाई करके अपने आप की काबिलियत को कम मतलब नहीं करना चाहता था। मतलब जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, काम इतना करो कि वो खामोश हो जाएं। जी। देखिए, जिस तरीके से आपके फादर साहब भी बड़े रेसलर रहे हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं, खर्चा बहुत होता है, ये सब कैसे मैनेज होता है? मतलब उस वक्त शुरुआती दौर में हाँ, काफ़ी ओलंपिक मिलाना इतना आसान नहीं है, नहीं, बेहद खर्चा नहीं, नहीं, बिल्कुल खूब ट्रेनिंग में भी, रहने में भी, दिल्ली जैसे महानगर में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स रही भी। उस टाइम पे मैं और मेरा भाई उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, मैं उस टाइम पे स्पोर्ट्स करना प्रोफेशनल तरीके से शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे खर्चे बड़े थे, और उस टाइम पे पापा ने बोल दिया था भाई को कि तू घर आ जा, तेरा खर्चा, मतलब दोनों का खर्चा मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब और आपके लिए आपके भाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा? हाँ, मेरा भाई घर आ गया था कि अब तू, भाई मनदीप? हाँ, कि अब तू दिल्ली नहीं पढ़ेगा, जो भी अगर तेरे को एग्ज़ाम वगैरह देने तू घर से पढ़ के कर ले। और भाई मान गए? हाँ, मतलब तो बचपन में ये पता चल गया था कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, बावजूद इसके माँ बाप ने कोई उसमें वो नहीं किया कॉम्प्रोमाइज, फैमिली आपके लिए ज़्यादा उनका फैमिली की तरफ से उन्होंने कभी भी कमी को कमी नहीं समझा और खेल को हमेशा प्रमोट किया, क्योंकि पता था कि खेल कोई बुरी बात नहीं है करना, अच्छी चीज़ है, उससे शरीर भी स्वस्थ होता है और साथ के साथ देश का सम्मान और मेडल भी आते हैं। तो वो चीज़ शुरुआत से ही प्रमोट में रही है और वो प्रायोरिटी भी रही है। हमारे घर में मेरे भाई ने भी खेल किया है, मैंने भी खेल किया है। वो भाई लंबे समय तक नहीं कर पाए थे। जी, हाँ, वो क्या खेलते थे? वो बॉक्सिंग करते थे पहले। ओके, तो लेकिन उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस दिया, आप उनको राम समझते, लक्ष्मण? मेरे लिए तो राम, लक्ष्मण, भरत तीनों ही वो हैं, क्योंकि वो चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है कि जब कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो क्यों न समय आने पर आप उसका थोड़ा हिस्सा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ तक आप पहुँचे हो, अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करता तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज आपको पूरा देश जान रहा, पूरी दुनिया में आपकी पहचान बन गई है, मौका मिला तो भाई के लिए कुछ करेंगे? मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ और मौका मिलेगा, ज़रूरत नहीं, मौका मिला है और मैं कर रहा हूँ। ओके जी। एक और बात, और वो चीज़ तो मैं रिटर्न कर नहीं पाऊंगा। मेरे हाँ। हिसाब से समय की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि समय नहीं बदलता है। अगर समय पीछे हो जाएगा तो हम काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जी, नवदीप जी,
आप जिस भाले को फेंकते हैं जी उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे जी। आपकी पहचान बनी। उसकी लंबाई कितनी होती है? वो 2.2 मीटर का होता है, 2.2 2.20 सेंटीमीटर का। 2.20 सेंटीमीटर का। हाँ। क्या कीमत होती होगी इसकी? एक जेवलिन अगर हम प्रोफेशनल जेवलिन लेंगे, अगर कंपनी और अच्छी रेंज का जेवलिन लेंगे, तो अराउंड 1.5 लाख का एक जेवलिन आता है। आपका भी 1.5 लाख का था, और जिससे प्रैक्टिस करते थे वो? हाँ, वो शुरुआत में जब लिया था वो मेरे पास 60-70 हज़ार का था। पहला जेवलिन कितने रुपए का खरीदा था आपने? पहला जेवलिन 75,000 का खरीदा था 2019 में। 2017 में कौन सा खरीदा था? तब तो ऐसे ही काम चलाऊ जेवलिन से कर रहे थे, अच्छा। तब तो ऐसे ही था। मतलब शुरुआती जो है वो बहुत छोटी से की, और आज हाँ, 1.5 तब तो लाख। वैसे ही था, जब थोड़ा बहुत एक तो अच्छा, नेशनल। उसको देख के गांव में ये नहीं कहते यार डंडा से 1.5 लाख का खरीद लाया? हाँ, वो सब इतना सोचते हैं, परंतु अब जैसे जैसे इनको इन्फॉर्मेशन और गांव में भी जब नॉलेज खेल के बारे में जानकारी होने लगी है, तो अब सारी चीज़ें उनको समझ आती हैं कि खेल इतना इजी नहीं है। हो सकता है कि इतना महंगा होगा, पर शुरुआत में कोई बिलीव नहीं करता था। 2019 जी। में, 2017 में किसी को यकीन नहीं होता था कि ये चीज़ें भी इतनी महंगी आती है, और गांव वालों के लिए आज भी वो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जी। जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप बेंगलोर में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, और कुछ लोगों ने आपके मीम्स बना दिए हैं इंस्पेक्टर की वर्दी में। आपकी फ़ोटो जो है फेसबुक पर डाल दी है कि उन्हें पूरा नहीं समझा जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है। अच्छा, सैलरी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो इसलिए मैं पिछले साल ही ज्वाइन किया है। अच्छा, पिछले साल आपने ज्वाइन किया है, जी। तो सैलरी मिलती है या अलाउंसेस मिलते हैं? सैलरी मिलती है, क्योंकि मैं भारत सरकार के कैंप में हूँ। ओके। मैं नेशनल कैंप अटेंड करता हूँ, ओके। और तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, देश के लिए मेडल ला रहा हूँ, तो ये भी एक देश सेवा है, अच्छा, तो इसलिए मेरे को ऑन ड्यूटी लीव मिलता है। नवदीप, ये बात बिल्कुल सच है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी लेने के लिए खेल में आए थे? एक टाइम पे ऐसी थिंकिंग थी, जब जब जेवलिन भी हमने लोन पे लिया था, और जेवलिन लोन पे खरीदा था आपने? पहला जेवलिन लोन पे लिया था। इतने संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, मतलब आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर। मतलब पहला जेवलिन लोन से खरीदा आपने, उसके बाद फिर उसके बाद थिंकिंग यही थी कि नौकरी लग जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, पर जब धीरे धीरे मेरे हिसाब से अगर हम एक गोल पर अटके रहेंगे तो फिर वहीं स्थिर हो जाएंगे। जी। तो जब नौकरी की आस अच्छी होगी थी, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे पैर रखना चाहा कि जी। आप आगे अच्छा करेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे, तो इसलिए वो पैरालंपिक की लिए मैंने तैयारी और संघर्ष करना शुरू कर दिया था। जी। नहीं, आपका संघर्ष पूरी दुनिया आज देख रही है और सलाम कर रही है। एक अब थोड़ी मस्ती वाले सवाल कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है, गोल्ड ने फेमस किया या गाली ने? वीडियो के हिसाब से लग रहा है गाड़ी ने ज़्यादा फेमस किया है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे क्या लगता है, ये बड़ी विडंबना है सोशल मीडिया की कि आप बहुत बेहतर कितने भी काम कर लो, आप फेमस नहीं हो सकते। आपको एक टाइम टेकिंग टाइम होता है कि वक्त लगता है आपको हर चीज़ में, लेकिन जब आप कुछ एक ऐसा पॉइंट कर देते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग होता है, आप फेमस हो जाते हो। क्या ये सही है? पता नहीं, मैं तो बस कंपटीशन खेलने गया था, मैं तो कंपटीशन खेल रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर वो गाली वाला रील वायरल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस चीज़ का जिक्र किया, अगर वो वायरल नहीं होता तो जो स्टार्टअप आप हमेशा अच्छा होता, आप गोल्डन बॉय हो। अच्छा होता। अच्छा होता। अच्छा होता अगर वायरल नहीं होता तो। अच्छा, आप ये चाहते कि वो वीडियो जो है गाली वाला वायरल ना होता तो ज्यादा बेहतर होता? हाँ। ऐसा क्यों? अब मैं गालियाँ वगैरह इतना देता नहीं हूँ, बस कंपटीशन को छोड़ के। अच्छा, ये दिल्ली की किताबों में पढ़ा कि हरियाणा की किताबों में? नो कमेंट्स। क्योंकि हरियाणा में तो शायद परिवार के साथ रहना में तो ये सब नहीं हो पाता होगा। वैसे भी मैं साधारण जीवन में भी नहीं हाँ। इतना यूज करता, बट खाओ माँ कसम। ये क्या था खाओ माँ कसम, इसके पीछे की क्या कहानी है? वो यकीन नहीं हुआ था मेरे को कि आपने इतना फेंक दिया। हाँ, कि 46 भी फेंक दिया। फिर जब देखा कि हाँ 46 फेंक दिया, फिर ये था कि नहीं, अब तो और भी कर सकता हूँ मैं, अगर इतना एफर्ट्स, इतना पावर में इतना जा सकता है तो मैं थोड़ा और भी कर सकता हूँ। तो
फिर वो आपने खुद से कहा? यकीन नहीं हुआ था, तो श्योरिटी के लिए मैंने एक एफिडेविट साइन करवाया था। अच्छा, चलिए अब मैं आपसे कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक लाइन बोलनी है, आपको अपना कमेंट देना है उनको लेकर के। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, देश के सब मतलब पूरी दुनिया के विश्व के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय। अच्छा, नीरज चोपड़ा। मोटिवेशन और आइडियल। विराट कोहली। जी। फेमस एथलीट ऑफ इंडिया। रोहित शर्मा। फेवरेट क्रिकेटर। ओके, तमन्ना भाटिया। भैया फंसा रहे हो। नहीं फिर भी बताइए ना। तमन्ना भाटिया। गुड एक्ट्रेस। बस आओ, उससे ज्यादा बात गुड हो गई एक्ट्रेस। वीडियो कॉल पे? हाँ, वही थी। क्या कहा था? उन्होंने बधाई दिया, बेस्ट ऑफ लक बोला, आगे अच्छा करने के लिए बोला। अच्छा, जी। सपना चौधरी। गुड डांसर। अच्छा, राहुल गांधी। पॉलिटिशियन। गौरव किशोर शर्मा। ये कौन है? ये देखिए, मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ यार। ये प्लान लेकिन नाइस था सर। मैं ही हूँ गौरव किशोर शर्मा। बधाई हो आपको। चलिए राजनीति से जुड़े थोड़े सवाल कर लेते हैं। नहीं नहीं, बस इतना। राजनीति में रुचि रखते थोड़ी बहुत? नहीं। अच्छा, कोई रुचि नहीं? नहीं, मेरा काम खेल करना है। अगर मौका आने लगे, जैसे भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नहीं। कुछ नहीं? नहीं। नो कमेंट। नहीं। अच्छा, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? पता ही नहीं। मैं तो पेरिस में था। अच्छा, नहीं अभी आप गांव में थे कल? नहीं, मैं इवेंट्स कर रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि राजनीति जिक्र आया, आप ही के एक एथलीट हैं विनेश जी, वो ये कहते हैं मेरे साथ मतलब मेरे साथ ओलंपिक में है। ये प्लीज, ये खेल को राजनीति के साथ प्लीज, वो खेल के बाद राजनीति में आ गई, उनके लिए क्या कमेंट? मत जोड़ो। मैं कोई कमेंट किसी को, मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला? अगर आप मेरे से खेल के सवाल पूछोगे, मैं सटीकता से जवाब दूंगा। राजनीतिक मुद्दों के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। अगर कभी ऐसा मौका लगे कि भाई हरियाणा में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाए राजनीति में, तो आएंगे कभी आप? मैं राजनीति, मेरा शुरुआत से ही नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं खेल करके खुश हूँ। फिल्म की ओर बढ़ लेते हैं अब। कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है? स्त्री 2। एक फिल्म है, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आती है और उसने पूरी दुनिया में अवार्ड जीते हैं, दादा लक्ष्मी। देखिए जी, कैसी फिल्म? अच्छी मूवी लगी मेरे को, और वो मैंने स्टेज ऐप पे देखी थी। अच्छा जी। उसके एक्टर से मिले जो उसके डायरेक्टर और एक्टर हैं, यशपाल शर्मा? नहीं, मिला नहीं, बट हाँ मैंने एक्टिंग वगैरह उनकी देखी है, काफ़ी अच्छी है। उनके अलावा भी काफ़ी मूवीज़ देखी है मैंने उनकी। एक गंगाजल तो पुरानी है। मैं लगान। दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी एक मूवी थी। अच्छा। अर्जुन पटियाला है शायद, या उसमें हरियाणवी कलाकार हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी एक मूवी थी, उसमें वो शायरी करते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। आपकी हरियाणा रोहित से शर्मा फेवरेट है ना, तो नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा। आपकी हरियाणा से जुड़ी हुई फिल्म है दादा लक्ष्मी, आप उस फिल्म को लेकर हरियाणा के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी अच्छी मूवी है, हरियाणवी संस्कृति को के बारे में बताया गया है, बढ़ावा दिया जा रहा है हरियाणवी रागनी। और अच्छी बात है कि यूथ को उनकी स्टोरी पता लग रही है दादा लक्ष्मी की, और हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा है कि संगीत के परिवार से कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे परिवार वाले नहीं पसंद करते थे, और वो जब सारी चीज़ें सांग सीखा उन्होंने घर से दूर रह के। बहुत तो शिद्दत से देखी आपने फिल्म? मेरे को जब देखी है तो मैं बोल रहा हूँ देखिए। एक फिल्म और आ रही है कंगना रनौत की, इमरजेंसी, सुना है उसके बारे में? नहीं, अभी नहीं सुना? नहीं। जो देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय में जी, उस पर वो फिल्म आ रही है। जी। तो उसके बारे में कुछ नॉलेज? नहीं, मैंने अच्छा, सुना अभी उसके बारे में नहीं। सुना अभी नहीं है? हाल फिलहाल में मैं थोड़ा सा मीडिया से थोड़ा सा दूर हूँ जी।
अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन को लेकर के। जो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो उसको समस्या ना मानकर अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, इस पर नवदीप क्या कहते हैं? सर देखो, समस्या को समस्या मानना हमारे मन के ऊपर बात होती है। कभी हम छोटी सी बात को भी समस्या मान लेते हैं और हम बड़ी प्रॉब्लम को भी समस्या ना मानकर उसको छोटा कर देते हैं। तो हम प्रॉब्लम को कितनी बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं वो हमारे ऊपर होता है, और जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते तो उसको डील करने की शक्ति हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। तो उसको डील करने की और उसकी शक्ति सब हमारे अंदर होती है, बट फिर भी जब आपका ध्यान टारगेट की तरफ, आपके लक्ष्य की तरफ, आपकी अचीवमेंट की तरफ रहेगा तो वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमारे खेल स्पोर्ट्स परिवार में इंजरीज वगैरह काफ़ी कॉमन होती है। अगर हम वो दर्द को लेकर बैठ जाएंगे और एक जगह उसी पे ध्यान अटका रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम उस चीज़ को इतना ध्यान न देकर, और जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे टारगेट की तरफ होता है तो इजी वो होता है ना कि जब दर्द हो रहा है तो अगर हम दिमाग को कहीं और भटका लें तो दर्द कम हो जाता है। तो वही सेम चीज़ होती है कि जब दर्द हो रहा है तो अगर हम दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेंगे तो वो चीज़ें, प्रॉब्लम आगे ही नहीं आती। यही नहीं होता कि ये कोई बैरियर है, अगर है तो हम उसको क्रॉस कर चुके होते हैं जी। तो अगर हम दिमाग से और थोड़ा सा शरीर से जब हम अपने आप को पुश करते हैं तो प्रॉब्लम इतनी आगे आपको परेशान नहीं करती। आपको तो लगता है कि फुल सपोर्ट मिला है भारत सरकार का आपको? तो हमारे पैरा एथलीट्स को और पैरा खिलाड़ियों को और मैं पैरा ओलंपिक्स में पैरा एथलीट्स के बारे में ही जानना चाहता हूं। मेरे हिसाब से तो सपोर्ट मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है। हाँ, क्योंकि काफ़ी हमें तो मिला है। तो मैं ओलंपिक्स की बात मेरे को नहीं पता, बट पैरा खिलाड़ियों को अच्छा सपोर्ट मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, अब अगला लक्ष्य क्या है और देशवासियों को और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे लिए मेरा अगला लक्ष्य और मेरे को और बेहतर करना है और अच्छा करना है, और देश के युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि अच्छा करो, आगे बढ़ो, देश का नाम आगे बढ़ाओ और देश को आगे लेके जाओ। जी। अब आगे अगर कभी आपसे पूछा जाए गौरव किशोर शर्मा, जानता हूँ कि बोल दूंगा कि जानता हूँ पॉलिटिकल सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं खिलाड़ियों से। नहीं, सॉरी उसके लिए, लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ आपकी जो मैच्योरिटी है, जो आपके हाजिर जवाबी है, वो बहुत कमाल की है, बहुत शानदार है, वो सीखने लायक है। और अभी हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपसे हम वो सवाल कर पाएँ कि जिनका जवाब देश जानना चाहता है, जिनका जवाब आपके फैंस जानना चाहते हैं। खिलाड़ियों का राजनीति से कोई मेल नहीं ना, बस यही जानना का काम खेल जो संदेश दर्शकों को पहुंचाना था वो उनको मिल गया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि खिलाड़ियों का राजनीति से बिल्कुल सही बात है, और मेरा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया को अपना समय देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेवलिन द गोल्डन बॉय नवदीप सिंह जी, और वो साफ तौर पर तमाम सवालों के जवाब उन्होंने पूरी उन्मुक्तता के साथ दिए, खुलकर बोले, और सबसे अच्छी बात, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता की ओर, मोटिवेशन की तरफ, और सिर्फ खेल के जरिए देश का नाम रोशन करना वो चाहते हैं। और हम जैसे युवाओं के लिए, करोड़ों युवाओं के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आज बन चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।